प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकेंड ईयर इतिहास प्रश्न पत्र प्रथम की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे अकबर। इससे पूर्व अपन ने बाबर का भारत में आक्रमण और मुगल साम्राज्य की स्थापना और उसके साथ साथ दूसरी क्लास में अपन ने हुमायूं के बारे में चर्चा की थी। लेकिन मुगल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो अकबर था। मुगल साम्राज्य की स्थापना और उसके जो सिद्धांत बनाए हैं कि किस प्रकार का मुगल साम्राज्य का स्वरूप रहेगा, बाबर ने अपने सीमित समय में कोशिश की और उसमें सफल रहा। हुमायूं उसके बाद उस विरासत को कुछ आगे ले जाने में सफल रहा, लेकिन कुछ अपनी राजनीतिक भूले और शेरशाह सूरी के विद्रोह के कारण लगभग 15 वर्षों तक भारत में, यानी 1540 से लेकर 1555 तक भारत में मुगल साम्राज्य एक बार फिर विलुप्त हो गया और उसके बाद उसके स्थान पर दूसरा अफगान साम्राज्य स्थापित हुआ। लेकिन मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 और उसके बाद पुनर्मुगल साम्राज्य की स्थापना और उसके बाद अनवरत मुगल साम्राज्य लगभग 1707 तक एक स्थायी और विस्तृत साम्राज्य के रूप में भारत में स्थापित हुआ। और उसके बाद भी 1707 के बाद भी लगभग 100 वर्षों तक किसी न किसी रूप से मुगल साम्राज्य विद्यमान रहा। तो इस विशाल मुगल साम्राज्य का जो न केवल विशाल साम्राज्य स्थापित होना बल्कि अनवरत रूप से विशाल साम्राज्य कुछ नीतियों के आधार पर चला, तो उस विशाल साम्राज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए अकबर को ही माना जा सकता। ऐसा माना जाता है कि इस विशाल साम्राज्य की स्थापना और लंबे समय तक मुगल साम्राज्य के रूप में संचालन में अगर वास्तविक रूप से किसी का योगदान रहा है तो अकबर और अकबर का पीरियड था। भारतीय इतिहास में अकबर 1556 से लेकर 1605 तक ईस्वी तक उसने शासन किया। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था, हेमू के साथ लड़ा गया और उस युद्ध में विजय के बाद मुगल साम्राज्य को पुनर्गठित करने का कोशिश अकबर ने की गई और अकबर ने उन सारे ही जो नीतियाँ थी उस नीतियों पर सुव्यवस्थित तरीके से उनको दृढ़ता प्रदान की गई और एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण किया जिस पर आने वाले समय तक, लंबे समय तक मुगल साम्राज्य अनवरत रूप से संचालित रहा। अगर उस नीतियों का कहीं परित्याग हुआ तो वो नीतियाँ मुगल साम्राज्य के लिए घातक स्थापित हुई, भले ही वो अकबर की राजपूतों की प्रतिनीति हो, दक्षिण नीति हो, पश्चिम सीमांत नीति रही है और सबसे महत्वपूर्ण जो नीति रही है वो धार्मिक नीति। तो अकबर ने एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की गई और सामंजस्य जो स्थानीय भारतीय शासन व्यवस्था थी और ईरानी शासन व्यवस्था, इन दोनों में सामंजस्य, कलाओं में सामंजस्य स्थापित की गई और सबसे बढ़कर धर्म को भी सामंजस्य स्थापना करने की कोशिश की गई और सुलह कुल की नीति अपनाई गई ताकि यहाँ की रहने वाली जो बहुसंख्यक प्रजा है वो प्रजा अपने धार्मिक सिद्धांतों को आसानी से पालन कर सके। और उसके आधार पर जो मुगल बाह्य आए थे, भारत में मुस्लिम सत्ता सिर्फ 1526 से प्रारंभ नहीं होती, उससे पूर्व लगभग 1206 में ही भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई थी और उससे कई वर्षों पूर्व भारत में अनवरत रूप से मुस्लिम जो शासक हैं वो शासक आते रहे। लेकिन अगर अपन देखते रहें कि जिस प्रकार से भारतीय लोगों ने या भारतीय संस्कृति ने मुगलों को आत्मसात किया, समन्वय स्थापित किया, ऐसा कहीं कोई प्रयत्न पहले नहीं मिला। पहले जिस प्रकार से दिल्ली सल्तनत रही है उसके पहले भी आक्रमण हुए और कुछ शासन व्यवस्था भारत में स्थापित हुई, लेकिन उन लोगों उस शासन व्यवस्था में उनका अभी भी जो मुस्लिम सत्ता थी वो विदेशी या बाह्य लोग लगने लगे। लेकिन मुगल आने के बाद उन्होंने जो मध्य एशिया से अपने संबंध विच्छेदों की नीति हो और यहाँ पर ही भारत में आत्मसात करने की जो समन्वयकारी जो नीति रही है उसके आधार पर जो मुगल साम्राज्य था वो मुगल साम्राज्य भारतीय संस्कृति में आत्मसात हुआ। और उसी का ही परिणाम है कि जब 1857 की क्रांति होती है और सैनिक विद्रोह के द्वारा जो क्रांति फलीभूत हुई
क्रांतिकारियों के माध्यम से। तो उसमें उन क्रांतिकारियों ने उसके बाद यानी अगर अंग्रेज भारत से चले जाए तो भारत में पुनः किसकी शासन व्यवस्था स्थापित हो, तो उन्होंने पुनः मुगल साम्राज्य को आत्मसात करने की कोशिश की गई और बहादुर शाह जफर को अपना स्वाभाविक नेता घोषित किया। इसका मतलब ये था कि जो मुगल शासन व्यवस्था थी वो मुगल शासन व्यवस्था किसी भी रूप में बाह्य मुस्लिम सत्ता के रूप में उसको भारतीय संस्कृति में स्थान नहीं दिया गया। ये जो नीतियां जो स्थापित की गई थी कि मुगल सत्ता या मुगल शासन व्यवस्था या मुगल संस्कृति और भारतीय संस्कृति में जो समन्वय है वो समन्वय हो जाए, आत्मसात हो जाए, किसी प्रकार से बाह्य नहीं दिखा जाए। ये भारतीय संस्कृति की ग्रहणशीलता की तो विशेषता थी, लेकिन उसमें सबसे बड़ा योगदान था वो योगदान अकबर का रहा है। अकबर ने ये कोशिश की गई कि इन दोनों ही संस्कृतियों में क्या हो, समन्वय स्थापित हो, और समन्वय स्थापित होने के बाद एक नई तरह की शासन व्यवस्था यहाँ स्थापित हो। तो उसके जो अकबर का काल रहा है वो अकबर का काल न केवल साम्राज्य की दृढ़ता बल्कि साम्राज्य को विस्तार, क्योंकि बाबर को बहुत सीमित समय मिला था, वो कुशल प्रशासक, योद्धा और सेनापति था, लेकिन बहुत कम समय मिला। उसके बाद हुमायूं में वो योग्यता नहीं थी या उसकी कुछ राजनीतिक भूलें थी कि एक समय में उसने पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य भारत में समाप्त कर दिया था। तो अकबर के शासन काल में न केवल मुगल सत्ता को विस्तारित करना था बल्कि उसको दृढ़ता भी प्रदान की। तो उसने मुगल साम्राज्य को विस्तारित किया और वो वैज्ञानिक सीमा यानी कंधार तक वो मुगल साम्राज्य को लेके चला गया। दक्षिण में उसने जो है खानदेश वहां तक, पूर्व में बंगाल तक एक विशाल उत्तरी भारतीय अपन कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य स्थापित किया। तो विशाल साम्राज्य के साथ साथ उसने प्रशासन को दृढ़ता प्रदान की गई, अपनी नीतियां थी, धार्मिक नीति, राजपूत नीति, दक्षिण नीति, उन सारी ही नीतियों को उसने स्थापित करने की कोशिश की। और ये नीतियां औरंगजेब के बाद या औरंगजेब के काल में कुछ परिवर्तित होती है और उसका खामियाजा मुगल सत्ता को भरना पड़ा। तो इन सारे ही नीतियों से किस प्रकार से उसने अपनी विजय को स्थापित किया, एक के बाद किस प्रकार से राजपूतों के साथ उसके संबंध रहे, उसको भी अपन पढ़ेंगे। लेकिन कुल मिलाकर वास्तविक संस्थापक के रूप में अगर अपन देखते हैं मुगल साम्राज्य का तो वो है अकबर। नेक्स्ट अध्याय में अपन उसकी अलग अलग नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। राजपूत नीति किस प्रकार की रही, धार्मिक नीति किस प्रकार की थी, संस्कृति का सामंजस्य किस प्रकार से हुआ, साहित्य लेखन किस प्रकार से, तो किस प्रकार से अपन देखते हैं कि अकबर न केवल साम्राज्य तक सुदृढ़ रहा, उसने कला संस्कृति और उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश की। पूरा का पूरा एक विभाग स्थापित किया और उस विभाग के माध्यम से बहुत सारे जो ग्रंथों की रचना की गई, पुराने जो हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के मौलिक ग्रंथ थे उनका भी फारसी में अनुवाद किया गया। तो एक दरबारी लेखन हुआ और उस दरबारी लेखन के बाद में के काल में बहुत सारा साहित्य का सर्जन हुआ। तो कला साहित्य के साथ साथ शासन की दृढ़ता के रूप में भी अकबर को याद किया जाता है। इसलिए बहुत सारे विद्वान अकबर के काल को महान काल के रूप में भी स्थापित करते हैं। तो इन सभी की चर्चा एक एक करके हम अगले अध्याय में करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।